Welcome back students in the third lecture of this video lecture series. आज फार्मा के नियम से प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या की जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में फार्मा के नियम से प्रकाश के अपवर्तन के स्नेल के नियम की व्याख्या की गई थी। इस व्याख्या में केवल एक ही चीज का ध्यान रखा गया था कि प्रकाश को एक बिंदु से आरंभ होकर दूसरे बिंदु तक पहुंचना है। दोनों बिंदुओं की स्थिति निश्चित है, पूर्व निर्धारित है। इन पूर्व निर्धारित बिंदुओं के मध्य गमन करते समय प्रकाश को न्यूनतम समय लगना चाहिए। उस न्यूनतम समय के आधार पर गणितीय समीकरणें बनाई गई। उन समीकरणों को हल करके अपवर्तन के नियम की व्याख्या की गई। आज बिल्कुल समान कार्य प्रकाश के परावर्तन के लिए है। दो पूर्व निर्धारित बिंदु लिए जाएंगे, एक परावर्तक सतह ली जाएगी। प्रथम बिंदु से प्रकाश को आरंभ करवाकर द्वितीय बिंदु तक ले जाना है। न्यूनतम समय के लिए समीकरणें बनानी है। उन समीकरणों का हल अपने को प्रकाश के परावर्तन के नियम अर्थात आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण का परिणाम प्रदान करेगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। एक बार पुनः फार्मा के चरम पथ का सिद्धांत। प्रकाश के ज्यामितीय संचरण में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करते समय प्रकाश उस पथ का चयन करता है जिस पर संचरण हेतु लगे समय का मान चरम हो। चरम मतलब या तो अधिकतम हो अथवा न्यूनतम। चित्र में जो भूरे रंग की ब्राउन कलर की आपको एक पट्टिका दिखाई गई है, इसे परावर्तक पृष्ठ माना गया है। पॉइंट ए एक प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश आरंभ हो रहा है, और पॉइंट बी एक प्रेक्षण बिंदु है जहां तक प्रकाश पहुंच रहा है। ए से आरंभ हुए प्रकाश को परावर्तक सतह से टकराकर बिंदु बी तक पहुंचना है। अनंत संख्या में पथ संभव हो सकते हैं, जिनमें से केवल 3 पथों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रकाश बिंदु संख्या 1 से परावर्तित होकर बी तक जा सकता है, बिंदु संख्या 2 से भी परावर्तित होकर जा सकता है, 3 से भी परावर्तित होकर जा सकता है। ऐसे अनंत संख्या में बिंदु परिभाषित किए जा सकते हैं, किंतु वास्तविक रूप में प्रकाश कौन से बिंदु से परावर्तित होकर बी तक जाएगा, इसकी गणना फार्मा के नियम से की जा सकती है। तो इस स्लाइड में पहले परावर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में गमन करता हुआ किसी सतह से टकराकर उन्हें समान माध्यम में लौट आता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन परिभाषित किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो अब इसका सत्यापन करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड से अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट। जैसे चित्र में दर्शाया गया है, एक्स वाई एक परावर्तक सतह है, ए स्रोत है, बी प्रेक्षण बिंदु है, एक्स और वाई के मध्य कोई भी यादृच्छिक बिंदु O का चयन किया गया है। ए से आरंभ हुआ प्रकाश O से परावर्तित होकर बिंदु B तक पहुंच रहा है। तो ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण, O आपतन बिंदु, पी ओ अभिलंब, ज्यामितीय पथ AO की लंबाई U, ज्यामितीय पथ OB की लंबाई W, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, बिंदु A से परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब AX की लंबाई को M
तथा B से परावर्तक सतह पर डाले अभिलंब BY की लंबाई को N से प्रदर्शित किया गया है। संपूर्ण प्रकाश का गमन माध्यम 1 से ही हो रहा है, जिसमें प्रकाश के वेग को c माना गया है। फार्मा के नियम के अनुसार प्रकाश का पथ ऐसा होना चाहिए कि A से B तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय न्यूनतम हो। तो प्रकाश को A से B तक पहुंचने में दो पथ तय करने पड़ते हैं, A से O तथा परावर्तित होने के पश्चात O से B। यदि परावर्तन में लगा समय नगण्य हो, जो एक मूलभूत शर्त ली जाती है ज्यामितीय प्रकाशिकी में, कि परावर्तक सतह पर प्रकाश क्षणिक रूप से ही परावर्तित हो जाता है। यदि ये समय ज्ञात किया जाए A से B तक पहुंचने का, तो पथ AO ये तो होगी लंबाई, और इस पथ में प्रकाश का वेग c था, तो समय AO by c प्लस OB by c ये समय प्रकाश को A से B तक पहुंचने का मान प्रदान करेगा। AO लंबाई को U माना गया था ज्यामितीय पथ को, OB लंबाई को W माना गया है, तो U प्लस W बाय C ये प्रकाश को A से B तक पहुंचने का समय होगा। त्रिभुज AXO की बात की जाए तो सेक I, सेक होता है विकर्ण U बटे आधार M। दिए गए कोण I के लिए M आधार होगा और AO विकर्ण होगा, तो सेक I का मान U बाय M क्रॉस मल्टीप्लाई करके U की गणना कर ली M सेक I। इसी प्रकार से त्रिभुज BYO में सेक R निकाला जाए तो विकर्ण W बटे आधार N, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके W का मान निकाल लिया N सेक R। ये दोनों मान समय की समीकरण में पुट कर दिए, T बराबर U की जगह M सेक I और W की जगह N सेक R बाय C होगा। इस समीकरण में यदि चेक किया जाए तो M बिंदु A की परावर्तक सतह से लंबवत दूरी है, N बिंदु B की परावर्तक सतह से लंबवत दूरी BY है। यदि A व B बिंदुओं को निश्चित माना जाए तो उस स्थिति में M तथा N के मान नियत होंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रकाश है वो एक ही माध्यम में गमन कर रहा है, और किसी समांगी माध्यम में गमन करते समय प्रकाश का वेग नियत रहता है, जिसे यहाँ c माना गया है, अतः c भी एक नियत राशि है। तो समय की समीकरण जो अभी ज्ञात की है T बराबर M सेक I प्लस N सेक R बाय C में केवल I और R ही ऐसे हैं जो बिंदु O की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि O की स्थिति परिवर्तित की जाए तो I तथा R दोनों के मान परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ माना जाता है कि यदि O की स्थिति में अल्प परिवर्तन किया जाए तो उस स्थिति में A से B तक पहुंचने में प्रकाश को लगा समय भी परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए समीकरण का अवकलन किया गया। समीकरण थी M सेक I प्लस N सेक R बाय C, T का अवकलन dt, M N और C कांस्टेंट्स थे, इनके अवकलन नहीं होगा। सेक I का अवकलन हो गया सेक I tan I di और सेक R का अवकलन हो गया सेक R tan R dr। यदि कोण के मान I तथा R ऐसे हैं जिनके लिए प्रकाश को A से B तक पहुंचने में लगा समय सीमांत हो, तो उस अवस्था में dt का मान 0 होना चाहिए। dt का मान 0 करेंगे तो इस समीकरण का मान यदि इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो c क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 में चला जाएगा
और n सेका tan r को जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ एक माइनस का साइन आ जाएगा, जिससे समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाए। अब a तथा b की स्थिति नियत है, परिवर्तित नहीं करनी है, अपने केवल o की स्थिति बदल सकते हैं। जब a और b फिक्स दूरियों पर है तो इनके मध्य की क्षैतिज दूरी जो xo प्लस oy के बराबर होगी, इसका मान भी नियत होना चाहिए। तो a तथा b के मध्य की क्षैतिज दूरी xo प्लस oy का मान कांस्टेंट होना चाहिए। xo ज्ञात करने के लिए इसी त्रिभुज नंबर 1 में tan i लिया जाए तो अभिलंब बटे आधार, अभिलंब है xo, आधार है m, यहां से xo का मान m tan i के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार oy का मान n tan r के बराबर आएगा। यदि त्रिभुज नंबर 2 में अपने tan r निकालें तो oy बाय by हो जाएगा, तो oy का मान n tan r के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों का योगफल कांस्टेंट है। यदि समीकरण का अवकलन किया जाए तो पुनः m तथा n कांस्टेंट होने के कारण अवकलन नहीं होगा। tan i का अवकलन sec स्क्वायर i डी, tan r का sec स्क्वायर r dr इक्वल टू 0। जब इसका पक्षांतरण करेंगे सेकंड टर्म का राइट साइड में तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, जिससे समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से यदि भाग दे दिया जाए तो कुछ पद निरस्त हो जाएंगे और शेष पद अपने को परावर्तन का नियम प्राप्त करेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर इस समीकरणों के भाग में लेफ्ट साइड में m से m निरस्त होगा, di से di निरस्त होगा, एक sec i इस स्क्वायर से कैंसिल होकर केवल tan i बाय sec i बचेगा। इधर n से n कैंसिल, i से i कैंसिल, dr से dr कैंसिल और एक sec r से दूसरा sec r कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण बचेगा केवल tan r बाय sec r। tan i को लिखा जा सकता है sin i बाय cos i, जिससे लेफ्ट साइड के हर में sec i इंटू cos i बनेगा। त्रिकोणमिति के सूत्र के हिसाब से cos i इंटू sec i का मान 1 हो जाएगा, तो ये पद केवल अंश यानी sin i के बराबर ही रह जाएगा। इसी प्रकार से tan r को sin r बाय cos r, हर में cos r इंटू sec r आने के कारण 1, तो ओनली sin r बनेगा। क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण ही 90 डिग्री से कम है, इस कारण से दोनों तरफ से साइन को निरस्त किया जाए तो I बराबर R रह जाएगा, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के समान आ जाएगा। इस गणना से ये सिद्ध हुआ है कि प्रकाश को यदि बिंदु A से आरंभ होकर बिंदु B तक जाना है तो न्यूनतम समय उस अवस्था में होगा जब अपने ये परिभाषित करें कि कोण I का मान कोण R के बराबर है, अर्थात परावर्तन का नियम का सत्यापन अपने आप हो जाता है। तो फार्मा का सिद्धांत मूल रूप से प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की सटीक व्याख्या कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड में असाइनमेंट। फार्मा के चरम पथ के सिद्धांत को लिखते हुए इसकी सहायता से परावर्तन के नियम को सत्यापित करो। पिछले 2 लेक्चर्स में फार्मा के नियम पर कंसंट्रेट करते हुए प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की गई है। ध्यान रखिएगा, फार्मा का नियम ज्यामितीय ऑप्टिक्स का एक मूलभूत नियम है और इसी के आधार पर अपने आगे भी गणना चलती रहेगी। यहां तक का सिद्धांत की समाप्ति के साथ अपनी ऑप्टिक्स का एक चरण पूरा होता है, जिसमें आपको एक बेसिक्स का ज्ञान हो चुका है
कि प्रकाश समांगी माध्यम में चलेगा तो सीधे पथ पे चलेगा, माध्यम में परिवर्तन होगा तो इस प्रकार से अपने पथ में परिवर्तन करेगा कि उसको अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जो पूर्व निर्धारित होगा में लगा समय चरम हो अर्थात अधिकतम हो या न्यूनतम हो। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप इन दोनों डेरिवेशंस को स्वयं अपने हाथ से 2-3 बार करके देखेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है इसके समझने में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।